हेलो गाइस, दिस इज़ अदिति। वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पढ़ा था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा, जिसके अंतर्गत हमने काफ़ी कुछ जाना था, इसका परिचय देखा था और ये जाना था कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे उदारीकरण। तो आइए जानते हैं कि उदारीकरण क्या है। उदारीकरण कई बनाए नियम कानून हैं, जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे नियम कानून बनाए गए देश में जब आर्थिक विकास की ओर ध्यान दिया जा रहा था। तो कई सारे ऐसे भी कानून बना दिए गए जो आगे चलकर हमारे ही विकास में बाधा थे। जैसे हमने कानून बनाया था कि हम कुछ देशों के साथ ही अपनी आयात और निर्यात के संबंधों को स्थापित करेंगे, परंतु यह आगे चल के हमारे लिए ही नुकसानदायक था, क्योंकि हम अपने चीज़ों को वैश्वीकरण रूप नहीं दे पा रहे थे, यानी कि विश्व में स्थापित नहीं कर पा रहे थे। कुछ ही देशों के साथ हमारे संपर्क थे, आगे के देशों से बढ़ नहीं पा रहे थे, जिससे हमें और निवेश के तथा आयातिक जो निवेश हैं उनकी संभावनाएं शुरू ही नहीं हुई थी, जिससे कि हमारा विकास अभी भी उतनी तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो जैसे कई नियम मैंने बताए, जैसे कि लाइसेंस नियम बनाया गया था कि कोई भी उद्योग खोलने से पहले लाइसेंस लेना आवश्यक है। फिर इसे एक सीमित क्षेत्रों तक कर दिया गया, जैसे कि शराब आदि की दुकानें और पटाखों आदि के लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अब हर चीज़ के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अगर कोई दुकान छोटी मोटी आप चलाते हैं तो उसके लिए लाइसेंस की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन उस टाइम 1990 के टाइम पे हर कोई भी छोटा से छोटा उद्योग भी अगर आप चला रहे हैं तो उसके लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता थी, जिन्हें बनवाने में ही एक तो समय का भी व्यर्थ हो जाता था तथा ये चीज़ें बाधा भी उत्पन्न करती थी। दूसरा, कई क्षेत्रों में सुधार भी हुआ। उदारीकरण क्या होता है? जैसे इन्हीं प्रतिबंधों, जो ये प्रतिबंध थे लाइसेंस पद्धति तथा ये प्रतिबंध कि हम कुछ ही देशों तक ही सीमित रहेंगे, आगे के देशों तक अपने आयात और निवेश आदि के संबंधों को नहीं स्थापित करना, ये सब जो नीतियाँ और मतलब बाधाएं थीं, इन्हें ख़त्म करना और इन चीज़ों से देश की अर्थव्यवस्था को मुक्त करने की क्रिया ही उदारीकरण कहलाती है। ठीक है, जैसे इन्हीं प्रतिबंधों से लाइसेंस की पद्धति को समाप्त करना तथा अपने उद्योग का विस्तार करना इत्यादि जो ये प्रतिबंध हैं, हम इनसे मुक्त होते हैं, ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती हैं तथा यही क्रिया उदारीकरण कहलाती है। इनसे कई क्षेत्रों में सुधार भी हुआ, जैसे कि कर सुधार। कर आप जानते हैं कर क्या होता है? कर यानी कि इसे इंग्लिश में टैक्स भी कहते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें हम लेते हैं उनमें हमें कुछ पैसे एक्स्ट्रा हमसे लिए जाते हैं, जैसा कि हमने अक्सर देखा होगा कि टैक्स दे रहे हैं। तो टैक्स हम क्यों देते हैं? हमारे देश की ही भलाई के लिए देते हैं। जो हमारे देश में सड़कों का निर्माण आदि चीज़ों का जो निर्माण होता है वो कहीं ना कहीं टैक्स से ही होता है। इसीलिए इतना ज़्यादा प्रेरित किया जाता है कि आप अपने टैक्स को एक निश्चित समय और एक सीमित जो भी समय दिया गया है उस टाइम से पहले जमा करें। तो कर जो होते हैं वो दो प्रकार के कर होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। जैसे आप देख रहे हैं, एक प्रत्यक्ष कर होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर कब लिया जाता है? वो हमारी आय पर लगता है। जैसे अगर हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उसमें जो कर लगाया जाता है, जब भी आपको गवर्नमेंट जॉब में सैलरी मिलती है तो अगर उस पर कोई आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो आप देखेंगे उस पर लिखा होता है कि इतना टैक्स इस चीज़ों के लिए लिया गया है। और दूसरा अप्रत्यक्ष कर होता है, जो किसी भी वस्तु पर लगता है। जब हम कोई वस्तु खरीद करते हैं उसकी, तो उन चीज़ों पे जो टैक्स लगता है उन्हें अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो विदेशी क्षेत्रों में पहला सुधार, मतलब हमने अपने क्षेत्रों में तो सुधार शुरू कर दिया था, जैसे कि करों को और लाइसेंस पद्धति को समाप्त किया था। फिर हमने विदेशी विनिमय में सुधार करना प्रारंभ किया। तो विदेशी क्षेत्र में पहला सुधार क्या था? पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजारों में किया गया।
1991 में भुगतान की समस्या को दूर करने हेतु अन्य देशों की तुलना में 1 रुपये का अवमूल्यन किया गया, जिससे विदेशी मुद्रा आवागमन में वृद्धि हो गई। आवागमन में वृद्धि मतलब विदेशी लोग भी यहाँ पर निवेश करना पसंद करने लगे, जिससे हमें फ़ायदा हुआ तथा हमारी अर्थव्यवस्था को सुधार मिला। व्यापार और निवेश नीति सुधार, जैसा कि आप देख रहे हैं, व्यापार और निवेश नीतियों में सुधार। तो अर्थव्यवस्था में जितने भी औद्योगिक उत्पाद थे उनसे जो विदेशी निवेश बढ़ने लगे थे, जिनसे प्रतिस्पर्धा आदि जो थी वो भी प्रोत्साहित हो रही थी। क्योंकि अभी तक जैसे जब भी आप कोई टेस्ट देते हैं या एग्ज़ाम देते हैं, अगर वो सिर्फ एक स्कूल के लेवल तक है तो कंपटीशन उस स्कूल के ही बच्चों के अनुसार होता है ना। उस स्कूल के बच्चों की जितनी IQ है उतना ही कंपटीशन होता है। जब आप उसे स्टेट लेवल पे देते हैं तो उसका लेवल इंक्रीज़ होता है, क्वेश्चंस और टफ आ सकते हैं और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ सकता है। और जब आप वही चीज़ें नेशनल लेवल पे देते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे देते हैं तो वो लगातार बढ़ती जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही व्यापार की नीति में भी सुधार होता जा रहा था, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ अपने मतलब एक राष्ट्रीय तौर पर ही जितने उद्योग थे उसी में प्रतिस्पर्धा चल रही थी, परंतु अब विदेशी निवेश के कारण उनसे भी प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनने लगी थी। तथा इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य एक तरह से कार्यकुशलता को सुधारना ही था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कंपटीशन जहाँ है वहीं पर कहीं ना कहीं बदलाव होता है। अगर आप एक क्लास में 10 बच्चे हैं, वहाँ पे ही कंपटीशन कर रहे हैं, तो उन 10 बच्चों को जितना आता होगा, जो सबसे अधिक टैलेंटेड होगा, वो बच्चे भी वहीं तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उतना ही सीखेंगे, उसी कंपटीशन तक वो सीख पाएंगे। अगर आपको कहा जाए कि इस 4 लाइन में ही आपका टेस्ट होने वाला है तो इस 4 लाइन को ही आप पढ़ेंगे। अगर हम कहें कि 4000 बुक्स में आपका टेस्ट होने वाला है तो आप 4000 किताबों को पढ़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कार्यकुशलता को बढ़ाते हैं और हमें और निखारने की कोशिश करते हैं। हमारी जो टैलेंट है उन्हें पॉलिश किया जाता है। एक तरह से कंपटीशन हमारे टैलेंट को पॉलिश करने का कार्य करता है। भारत में आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात का जो परिमाण था उसे भी सीमित रखा गया तथा उसके लिए कई सारी नीतियां अपना रहे थे, जैसे कि उच्च प्रशुल्कों का प्रयोग होना। ये प्रतिस्पर्धा को कम करती थी, जिससे कि देश में विनिर्माण उद्योगों की समृद्धि दर भी कम हो रही थी। जो व्यापक नीतियाँ थीं, जो भी व्यापक नीतियाँ हो रही थी, जैसे व्यापक निवेश में नीति सुधार, आंतरिक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए उदारीकरण शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या क्या था? उद्योगों की क्वालिटी को सुधारना तथा आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना। जैसे जब भी कोई चीज़ बाहर से हम सीखते हैं तो नई चीज़ों का ही प्रयोग करते हैं। हमने अभी तक जो सीखा, अगर हम एक जगह रह रहे हैं उस जगह की चीज़ों को हम जानते हैं। जब हम दूसरे जगह की चीज़ों को जानते हैं तो आधुनिकता को अपनाने की कोशिश करते हैं, जिससे बदलाव होते हैं और वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। जो व्यापार नीति थी उनके लाभ क्या क्या थे? पहला तो ये कि आयात निर्यात पर जो प्रतिबंध लगे थे वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। जैसे हमने केवल कुछ देश तक ही अपने आयात निर्यात के संबंधों को सीमित रख लिया था, जिससे कि वो प्रतिबंध समाप्त हो रहे थे। और दूसरा, प्रशुल्क दरों में कटौती हो रही थी। तीसरा, लाइसेंस पद्धति जो थी वो भी समाप्त हो रही थी। वो केवल कुछ क्षेत्र तक ही थी जिनमें लाइसेंस की आवश्यकता है। अब हम आएंगे निजीकरण टॉपिक पे। ये टॉपिक तो आजकल काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है, निजीकरण। तो ये जानते हैं कि निजीकरण होता क्या है। निजीकरण मतलब सरकार एक तरह से एक प्राइवेट कंपनीज़ को चीज़ें सौंपती है, इसलिए ताकि उनमें जो मतलब महत्वपूर्ण, जैसे गवर्नमेंट को आप जानते ही हैं कितने लापरवाही से वहाँ पे काम किए जाते हैं। सरकारी काम बहुत ही ज़्यादा लापरवाही से होते हैं। इसका एग्जांपल बहुत सारे हैं। जैसे आप BSNL और जियो को ही देख लीजिए। जो BSNL कंपनी है वो गवर्नमेंट कंपनी है। क्या आप यूज़ करते हैं उसे? मुझे नहीं लगता कि 90% लोग BSNL यूज़ करते ही नहीं होंगे और जियो यूज़ करते होंगे। क्यों? जियो तो निजीकरण का ही है एक तरह से प्रोडक्ट। आप क्यों यूज़ करते हैं? अगर आपको परेशानी है या दिक्कत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करते हैं क्योंकि उसकी सुविधा कहीं ना कहीं
हमें अच्छी लगती है, उसके जो मतलब कार्य प्रणाली है वो सही है, उससे हमें परेशानी नहीं होती है, नेटवर्क सही होता है और भी सुविधाएं वो प्रदान करता है। तो जब गवर्नमेंट तक कोई चीज़ सीमित रहती है तो गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है और लापरवाही की वजह से वहाँ भी लोग अच्छे से कार्य नहीं करते हैं। पर जब प्राइवेट कंपनीज़ में जाता है तो वो लोग सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, और प्रॉफिट कब होगा, जब आप अपनी चीज़ों की क्वालिटी को इंक्रीज़ करेंगे। तो जब क्वालिटी इंक्रीज़ करनी है तो प्राइस भी बढ़ता ही है। अगर आप क्वालिटी चीज़ चाहते हैं और सस्ते में चाहते हैं तो ये कैसे पॉसिबल है। तो इसीलिए निजीकरण एक तरह से सही भी है। निजीकरण के लाभ क्या क्या थे? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो राह थी वो आसान हो गई थी। इस टाइम रेलवे में निजीकरण है तो सारे लोग सोच रहे हैं कि रेलवे में निजीकरण हो रहा है जिससे कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे में निजीकरण केवल प्लेटफॉर्म इत्यादि से संबंधित जो हाइजीन है, यानी जो प्लेटफॉर्म की सुरक्षा है। आपने देखे होंगे प्लेटफॉर्म पहले कैसे रहते थे, कितनी गंदगी से रहते थे, पानी की व्यवस्था नहीं होती थी, उचित तरीके से बैठने की व्यवस्था नहीं थी, तथा आवश्यक पुलिस हेल्पलाइन इत्यादि सही से कार्य नहीं करते थे। तो इन्हीं सब कार्यों को जो सरकार है वो निजीकृत कर रही है, यानी कि इन सब कार्यों में सुधार होगा और जिसका पैसा सरकार को नहीं देना होगा। तो इससे आपको हाइजीनिक प्लेटफॉर्म मिलेंगे। आप जो भी प्राइवेट स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स देखेंगे आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि निजीकरण का प्रभाव क्या है। और एग्ज़ाम की जहाँ तक बात है तो एग्ज़ाम वही होगा। और बहुत से लोगों ने पूछा था कि टाइमिंग बदल जाएगी जॉब की। देखिए, ऑफ़िस टाइमिंग तो एक ही रहती है ना, टाइमिंग बदल जाएगी का क्या मतलब है? क्या रात को 12 बजे काम करने को बुलाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। ऑफ़िस टाइमिंग क्या होती है? मोस्टली 10 से 4 होती है, 10 से 6 होती है। ठीक है, ज़्यादा सैलरी पे 10 से 8 तक काम करवाएंगे। और क्या करवाएंगे? 12 बजे रात को तो कोई नहीं जाएगा ना ऑफ़िस। टाइमिंग में कितना चेंज होगा? 12 घंटे ही होते हैं दिन के, उसमें से 10 घंटे 8 घंटे ही काम लिया जाएगा। हाँ, काम तो अच्छे से लिया जाएगा, क्योंकि अगर आपको क्वालिटी चीज़ चाहिए, सुधार करना है तो उसके लिए कार्य करना पड़ता है। बिना कार्य किए सुधार संभव नहीं होते हैं। अब आते हैं वैश्वीकरण।